एसिड का मतलब सिर्फ इतना समझ लो आप लोग, देखो बहुत बच्चे एसिड के कॉन्सेप्ट में फंस रहे हैं। एसिड का मतलब सिर्फ इतना समझ लो कि वो चीज जो पानी में एंटर करेगा और हाइड्रोनियम आयन देगा। फिलहाल आपके स्टैंडर्ड पे एसिड का मतलब यही होता है, वो चीज जो पानी में एंटर करेगा और हाइड्रोनियम आयन देगा। उससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की अभी जरूरत नहीं। ओके, वेरी सिंपल में एसिड, जैसे ये HCl है, ओके, ये एक HCl है, ठीक है ना। यदि ये ड्राई है तो नो डाउट इसमें एसिडिक गुण नहीं है, बट हम इसको ऐसा नहीं है कि एसिड नहीं बोलेंगे तो वो गलत वाली बात है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम है, नो डाउट, बट इसकी कैपेसिटी क्या है? जब ये पानी में एंटर करेगा, जब ये पानी में एंटर करेगा तो एक H2O से कंबाइन करेगा, H3O प्लस बनेगा और Cl-। इसकी कैपेसिटी है कि नहीं? जब ये पानी में एंटर कर रहा है, जब ये पानी में एंटर कर रहा है तो ये हाइड्रोनियम आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा। जब एक एसिड, या ऐसे बोलो, जब कोई भी चीज पानी में एंटर करने के बाद यदि हाइड्रोनियम आयन देने का कैपेसिटी रखता है तो हम उसको बोलेंगे एसिड। बात खत्म। एसिडिक एसिड CH3COOH, इससे भी एक H को निकालो, एक वाटर से जुड़ा H3O प्लस प्लस CH3COO माइनस, हाइड्रोनियम आयन मिली। हाइड्रोनियम आयन जहां मिली इसको आप एसिड बोलते हैं। तो एसिड का वेरी सिंपल में कॉन्सेप्ट है, ज्यादा ब्रेन पे लोड मत डालो, सिर्फ अरेनियस का कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। बाद में ब्रोंस्टेड लॉडी कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, वो सब आपको नहीं देखना है। जस्ट अरेनियस का कॉन्सेप्ट, एक ऐसी चीज जिसको पानी में डाला जाए तो वो H प्लस या हाइड्रोनियम आयन देगी। बात खत्म। ओके, आई सपोज आइडिया क्लियर होगी। अब अपने सिलेबस को हम लोग आगे ले चलते हैं, चलिए। हमारी डिस्कशन चल रही थी इंडिकेटर्स के बारे में, तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडिकेटर्स होती क्या है। देखो बेटा, इंडिकेटर्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस। इंडिकेटर्स आर कॉम्प्लेक्स chemical substances which shows different color in acidic and basic medium। देखो, इंडिकेटर्स किनको बोला जाता है? इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इंडिकेटर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप बेसिक मीडियम में डालो तो वो कुछ कलर देगा, एसिडिक मीडियम में डालो तो कुछ डिफरेंट कलर देगा। तो पहचानने के लिए आसान हो जाएगा। दो सॉल्यूशन कलरलेस है और आप देख के तो नहीं पहचान सकते हो कि ये एसिड है कि बेस है, तो आप उसमें कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर डालते हैं और वो इंडिकेटर इसमें मानो लाल कलर दिया और उसमें जाके पीला कलर दिया, तो आराम से पहचान सकते हो कि लाल वाला किसका गुण होगा, पीला वाला किसका। ठीक है, इंडिकेटर्स ऐसे चीज हैं जो एसिड इन्वायरमेंट में कुछ कलर देंगे, बेसिक इन्वायरमेंट में कुछ कलर। तो इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। ठीक है ना, समझ गए? अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स हमें पढ़ने हैं।
सबसे पहला टाइप ऑफ इंडिकेटर जो हम लोग देखेंगे लिटमस। अब लिटमस क्या होती है? इट इज ए नेचुरल कलरिंग मैटर, नेचुरल कलरिंग मैटर derived from lichens by dissolving in distilled water. देखो लिटमस क्या होती है? एक्चुअली लिटमस को हम लोग डिराइव करते हैं, लीचेन नाम का एक प्लांट होता है। लीचेन इज अ प्लांट फ्रॉम द थैलोफाइटा ग्रुप। ओके, ये प्लांट जो होता है उसमें कुछ कलरिंग मैटर होता है, ठीक है? ये प्लांट में कुछ कलरिंग मैटर होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करते हैं। लीचेन प्लांट के जूस को निकालेंगे, फिर उसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं, हमें एक पर्टिकुलर टाइप की इंडिकेटर मिल जाती है, दैट वी कॉल इट एज लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर भी आते हैं, वही सॉल्यूशन को पेपर पे कोट करते हैं। ओके, तो ये हो गई लिटमस। कहाँ से मिलता है? लीचेन पेड़ से मिलता है, लीचेन प्लांट से मिलता है। एक्चुअली लीचेन प्लांट को कैसे डिस्टिल्ड वाटर में आप डिसॉल्व करते मिला। ओके, मिल गई आपको लिटमस सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। अब रेड कैबेज सबको मालूम होगा, ये जो लाल कलर की फूल गोभी आती है। ओके, ये लाल कलर की जो गोभी रहती है उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करेंगे और उससे जूस निकलती है, एक डार्क रेड कलर की जूस। ओके, इट इज आल्सो यूज्ड टू differentiate between acid and a base। इसकी मदद से भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसकी जूस एसिड इन्वायरमेंट में ऑब्वियसली जो रेड कलर रहती है वही कलर रह जाती है, कोई चेंज नहीं आती है। पर आप यदि इसको बेसिक मीडियम में डालोगे तो ग्रीन कलर हो जाती है इसकी जूस, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट तो हो गया। ओके, थर्ड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी एक शार्प स्मेल होती है, जैसे लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, इसकी अपनी एक बहुत ही हार्ड स्मेल। ओनियंस, इसके पास भी एक हार्ड स्मेल होता है। वेनिला, उसमें भी एक हार्ड स्मेल। ऑल्फैक्टरी एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स। वेनिला, क्लोव ऑयल, ओनियन, तीन एग्जांपल्स ये, वेनिला, क्लोव ऑयल, ओनियन एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, दिस इंडिकेटर show difference in smell, so difference in smell when along with acidic or basic medium। देखो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर हैं जिनको आप एसिडिक एनवायरनमेंट में रखोगे, जैसे ये लौंग का तेल है, ओनियन का तेल है, ये वेनिला का तेल है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में मतलब एसिड डालने के बाद इसके स्मेल में कोई बदलाव तो नहीं आती है, जैसा स्मेल है वैसा ही रहता है। पर यदि बेस में डालोगे तो इनकी स्मेल गायब हो जाती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप यदि डाल दोगे
इन सब के ऊपर इनकी स्मेल जो होती है वो खत्म। ओके, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, और वन मोर टाइप होती है मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन। are common lab indicators. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन। मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन भी एक इंपॉर्टेंट लैब इंडिकेटर्स है जिनका इस्तेमाल लैबोरेटरी में होता है डिफरेंशिएट करने के लिए एसिड और बेस। ओके, सो इंडिकेटर क्या होती है ये तो क्वाइट क्लियर होगा, ऐसी चीज जो एसिड और बेसिक एनवायरनमेंट में अलग अलग कलर्स देंगे। ओके, different types of indicator, litmus, okay, red cabbage extract, olfactory indicators and methyl orange, phenolphthalein. Okay, कोई भी डाउट इस स्लाइड में यू कैन आस्क मी एनीथिंग। किसी को कोई दिक्कत है एक बोलिए और बेटा। लिटमस का बता दें सर ऑल्फैक्टर इंडिकेटर बता दीजिए। ठीक है, लिटमस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। लिटमस क्या होता है? लिचेन एक पौधा होता है, लिचेन पौधा को ग्राइंड करके उसके जूस को निकाल लिया जाता है और फिर उसको डिस्टिल्ड वाटर में मिला दिया जाता है, तो हमें लिटमस सॉल्यूशन मिल जाती है। ठीक है, लिचेन को डिस्टिल्ड वाटर में मिलाया तो हमें लिटमस इंडिकेटर मिल गई। क्या चेंजेस है थोड़ी देर बाद। ठीक, वेरी सिंपल में कुछ नहीं, लिचेन के जूस को डिस्टिल्ड वाटर में मिलाओ, लिटमस इंडिकेटर तैयार, बात खत्म। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इनका अपना एक खुशबू है, सिंपल है यार, लौंग का एक तेल होता है उसमें एक खुशबू होता है, सबको मालूम है। तो लौंग के तेल को में आप एसिड मिला दोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, वैसा का वैसा ही रहेगा उसका। पर यदि बेस डाल दोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दो प्याज के ऊपर, तो प्याज का खुशबू आएगा ही नहीं, खत्म। बस यही है, और कुछ पूछना है किसी को? नो, चलो आगे बढ़ते। कुछ नोट करना है, कुछ लिखना है इत्यादि कुछ करना है तो कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी करना है नोट्स बनाने के लिए तो कर सकते हो। 30 सेकंड टाइम ले लो। चलिए, इंडिकेटर्स में आप क्या कलर चेंज होता है, तो एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले एसिड ही के बारे में देखेंगे, बेस के बारे में जब बेस पढ़ेंगे तो। इंडिकेटर्स चेंज इन एसिड। यदि आप लिटमस लेते हो, लिटमस सॉल्यूशन जो होती है वो दो टाइप की, एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होती है, एक रेड लिटमस सॉल्यूशन होती है। ठीक है ना, तो लिटमस हम लोग ब्लू लिटमस यूज करते हैं पर्टिकुलरली फॉर एसिड। तो ब्लू लिटमस टर्न, जो बहुत बच्चा गलती कर देता है तो दिमाग में रखना है कि ऐसे डेंजर होते हैं, मतलब रेड कलर इज द सिंबल ऑफ डेंजर, तो आप पकड़ सकते हो कि रेड चेंज होता है। ठीक है ना, भूल लेकर ऐसे डेंजर होते हैं मतलब रेड हो जाती है कलर, रेड इज द सिंबल ऑफ डेंजर, समझ सकते हो? ब्लू लिटमस टर्न रेड, गॉट इट? यदि हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज की ओरिजिनल कलर होती है ऑरेंज, ठीक है ना,
और यदि आप उसको एसिड में डाल दो तो पिंक कलर का हो जाएगा, पिंक कलर में बदल जाएगा। पैराफिन देखो बहुत बच्चा इसके नाम को प्रोनाउंस करने में दिक्कत करते हैं। एक्चुअली ये है फेनॉल, फेनॉल पैथिलीन, फेनॉल पैथिलीन, हम लोग इसको कंबाइन में फेनोफ्थलीन बोलते हैं, ठीक है ना। फेनॉल फेनॉल पैथिलीन, तो इस फेनोफ्थलीन आप कुछ भी बोलो दैट डजंट मैटर, पर आपको समझनी है। फेनोफ्थलीन जो होती है रिमेन्स कलरलेस, कलरलेस रहती है, इसकी कलर भी वैसी ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। कलरलेस का कलरलेस। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, लाल गोभी जो होता है उसके एक्सट्रैक्ट में नो चेंज, कोई चेंज नहीं, बट वही लाल गोभी वाला एक्सट्रैक्ट आप बेस में डालोगे तो वो हरा कलर का ग्रीन। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी, इंडिकेटर, इनका स्मेल बदलता है। क्लॉथ सॉफ्टन, तो बड़ा ध्यान से देखो, एक कपड़ा लेंगे, ठीक है ना, एक हम लोग कपड़ा लेते हैं और उसमें आप लौंग का तेल को डाल दो, ठीक है ना, या वेनिला डाल दो उसके ऊपर, या ओनियन का जूस डाल दो उसके ऊपर, ठीक है। तो आप क्लॉथ जिसमें हम लोग कुछ बूंद ऑल्फैक्ट्रिक का डाल चुके हैं, तो क्या होगा, एसिड के साथ कोई चीज, एसिड के साथ स्मेल में कोई बदलाव नहीं है, इट डजंट शो एनीथिंग, कोई बदलाव नहीं है एसिड के साथ, ओके। वहीं आप बेस डालोगे तो इसकी स्मेल ही गायब हो जाएगी, गॉट इट। तो ये 5 टाइप ऑफ इंडिकेटर मिनिमम हमको देखने हैं, और बहुत सारे होते हैं, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ये 5 इज इनफ फॉर यू फॉर द टाइम बीइंग। मिठाई ऑरेंज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑरेंज टू पिंक, ये याद रखना, ऑरेंज टू पिंक, पिंक भी रेड के आसपास का है, तो याद रखना है, ऑरेंज टू पिंक मतलब एसिड, ओके। पैराफिन में कोई बदलाव नहीं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं, इंडिकेटर्स ऑल्फैक्टरी वाले में उसकी स्मेल परसिस्ट होते हैं। अभिजीत आपकी वीडियो क्यों ऑन हो रही है बार बार, ठीक है। कोई भी डाउट है बेटा पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या होता है सर? बेटा लिटमस को प्रिपेयर किया जाता है, देखो लिटमस सॉल्यूशन हम लोग 2 कलर में प्रिपेयर करते हैं, एक ब्लू होती है और रेड, ठीक है। अब किस तरह करती है वो डेप्थ में मत घुसो, अभी प्रिपरेशन इट्स कॉम्प्लेक्स थिंग, वहां पे दिमाग में, अंडरस्टूड। हम लोग 2 टाइप के लिटमस सॉल्यूशन बनाते हैं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, एक रेड लिटमस सॉल्यूशन। तो ब्लू लिटमस से हम लोग टेस्ट करेंगे एसिड, ब्लू लिटमस डालेंगे एसिड में तो उसकी कलर होगी रेड, ओके। और बेस में यही रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, अंडरस्टूड, यस। ठीक है। लिखना है इत्यादि करके सर एक बार रेड में चल जाएगा तो ब्लू में वापस नहीं आ सकता है? काहे नहीं कर सकते हैं यार, फिर उसमें आप समझो कि रेड से ब्लू करता है किसको, बेस करता है ना, तो बेस पढ़ाएंगे तो बताएंगे, हड़बड़ाओ मत, बेस पढ़ाएंगे बेटा, बेस में वही नेचुरल कलर क्या होता है बेटा लिटमस का? सी, यदि हम लोग बनाते हैं 2 टाइप के सॉल्यूशन, एक ब्लू टाइप की होती है, एक रेड टाइप की, 2 टाइप के सॉल्यूशन बनाते हैं, ब्लू वाला यूज करते हैं हम लोग इसके, और रेड वाला यूज करते हैं, किसी को कुछ लिखना है इसमें, नो। और यदि लिटमस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा आपके
लिंक पेपर उतनी हमें डेप्थ में जानी नहीं है कि प्रिपरेशन किस तरह करना है। ओरिजिनल कलर में तीन जो होती है, पर्पल टाइप का होता है, एक्चुअली पर्पल टाइप होती है, फिर उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, वो छोड़ो, और बहुत चीज मिलाई जाती है, ऐसे बोलोगे तो पर्पल। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े, चलिए। किसी की कोई भी इंडिकेटर के प्रिपरेशन के डेप्थ में नहीं जा रहे कि मिथाइल ऑरेंज में क्या क्या कंपोनेंट है, कोई मतलब नहीं है आपको। फेनोल्फथालीन में क्या क्या कंपोनेंट है, कोई मतलब नहीं है। लिटमस में कौन कौन से केमिकल से नहीं जानना है, बस आप इतना जानो कि वो केमिकल सब्सटेंस और क्या कलर शो कर रही है चीज, क्योंकि उनके फॉर्मूला काफी कॉम्प्लेक्स है, क्वाइट बियॉन्ड योर सिलेबस। ओके, तो ये तो हुई इंडिकेटर की कहानी, गॉट इट। अब हम लोग नेक्स्ट एंटर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड या ऑफ एसिड, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। First we are going to see a reaction with metals. मेटल के साथ रिएक्शन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वन थिंग यू हैव टू नो, रिएक्टिव मेटल, ओके, रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स, और रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट्स vigorously with, या vigorously से ज्यादा अच्छा बोलो explosively, with acids। एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, मेटल्स जो रिएक्टिव होते हैं, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है एसिड के साथ। और एसिड क्या बोलो, डाइल्यूट एसिड के साथ ही। मैं कंसंट्रेशन का कहानी ले ही नहीं रहा, यदि आप रिएक्टिव मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ भी डाल देते हो तो बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, तो कंसंट्रेटेड में डालने का कोई सवाल ही नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, less reactive metal react moderately with acid, with dilute acid to produce हाइड्रोजन गैस। देखो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हो गई, जिंक हो गई, आयरन हो गई, इन सब का रिएक्शन एसिड के साथ मॉडरेट होता है, एकदम मतलब बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता ना बहुत ज्यादा स्लो होता है, नॉर्मल रेट में रिएक्शन होती है और आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, जैसे हम लोग देखते चलो, मेटल प्लस एसिड, अब मेटल के साथ एसिड को ट्रीटमेंट करोगे, एसिड डाइल्यूट वाली ध्यान देना है, कंसंट्रेटेड नहीं लेंगे, डाइल्यूट वाली, will give salt प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल का रिएक्शन यदि आप करवाते हो डाइल्यूट एसिड के साथ, ये दिमाग में रखो, देखो ये एक पैटर्न है, दिमाग में रखो,
मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कुछ देखते हैं। मैग्नीशियम यदि HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। चलो कोई बच्चा मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ जल्दी। MgCl2 हाँ, MgCl2। और एक बच्चा, जितने भी बच्चे अभी आंसर दे दिए नेक्स्ट टाइम आंसर नहीं देंगे, दूसरा कोई देगा, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस तो नहीं है कि नहीं? और बैलेंसिंग पार्ट आप कर सकते हो, यदि करना है तो मैं कर ही देता हूं। 2 HCl होगी तो 2 H2 और 2 H2 2 Cl, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं रिएक्शन करवाता हूं जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो कुछ नहीं, देखो Mg यहाँ पे जुड़ा था HCl के साथ, तो MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर। यहाँ पे जिंक सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट का जल्दी कोई फार्मूला बोलो। ZnSO4 तो बच्चा आंसर दे देगा, आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा नहीं बोलेगा, ठीक है ना। ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। आयरन की रिएक्शन भी आप यदि कर लेते हो H2SO4 के साथ तो FeSO4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अंडरस्टूड। और सबसे ज्यादा हम लोग प्रिफर करते हैं ये वाला रिएक्शन। यदि हमको हाइड्रोजन बनाना है, यदि हमें हाइड्रोजन बनाना है तो हम लोग प्रिफर करते हैं जिंक। मैग्नीशियम नहीं की जाती प्रिफर, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली होती है। आयरन इसलिए नहीं करते क्योंकि लैब में आयरन को स्टोर करना थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि रस्टिंग इसके साथ होती है। एल्युमिनियम आप नहीं कर सकते हो, एल्युमिनियम का रिएक्शन एसिड के साथ जल्दी नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को रीजन मालूम है कि एल्युमिनियम पे एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की टफ लेयर बन जाती है। पढ़ाया हूं आप लोगों को चैप्टर 1 में। एल्युमिनियम कोरोड होने वाला मेटल नहीं है, एल्युमिनियम पे एक लेयर चढ़ जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, जो बहुत टफ लेयर है, और एसिड के साथ रिएक्शन में वो टफ लेयर निकलने में दिक्कत हो, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मली आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, ओके। पर यहाँ पे जो कहानी है, मैंने HCl लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, डाइल्यूट लिया, पर नाइट्रिक एसिड खासकर के मिनरल एसिड भी नहीं, जो नामी 3 मिनरल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक। पर नाइट्रिक एसिड आप नहीं ले सकते हो। यदि आप नाइट्रिक एसिड लोगे तो आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड is a strong oxidizing agent and oxidizes hydrogen, defeating the purpose of reaction। हमारा ये रिएक्शन करने का पर्पस क्या होता है कि हम हाइड्रोजन गैस बना पाए। लेबोरेटरी प्रिपरेशन होती है हाइड्रोजन गैस की इस मेथड से, बट यदि हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, तो ये रिएक्शन का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है, वो हार जाता है, वो कारण जो है हमारा रिएक्शन करने का, हाइड्रोजन बनाने का नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, आपने पढ़ा है। नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दूसरों को बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है ऑक्सीजन दे सकता है, तो हाइड्रोजन को बहुत जल्दी से ये ऑक्सीजन दे देगा, तो हाइड्रोजन बन जाएगी वाटर, वाटर बन जाएगी तो हमें हाइड्रोजन तो नहीं मिलेगा। ये कहानी समाप्त है। नाइट्रिक एसिड का आप इस्तेमाल नहीं करोगे हाइड्रोजन बनाने के लिए। हाँ, हो सकती है, एक्सेप्शन है, यदि आप यूज करो 2 ऐसे मेटल्स हैं, मैंगनीज को यदि मैं नाइट्रिक एसिड के साथ इस्तेमाल करता हूं, या मैग्नीशियम को मैं नाइट्रिक एसिड के साथ इस्तेमाल करता हूं, ये दोनों में ये काम बन जाएगा।
पर वो भी एसिड जो हमें लेना है वो बहुत डाइल्यूट होनी चाहिए। बोलने का मतलब 1% एसिड लेना है। 1% एसिड मतलब वो 1 भाग पानी 99 भाग पानी, ऐसे समझ लो, 1 भाग एसिड और 99 भाग वाटर फिलहाल के। ओके, मैंगनीज और मैग्नीशियम को एक वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ आप ट्रीट करते हो, वेरी डाइल्यूट 1% एसिड से, ठीक है ना? तो आपको हाइड्रोजन मिल सकता है along with मैंगनीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन और मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना? बाकी सब मेटल के केस में नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये आपको दिमाग में रखना है। 2 मेटल्स जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, मैंगनीज और मैग्नीशियम। तो आई सपोज आइडिया क्लियर होगी, इसको दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट। सर एक बार एल्युमिनियम के बारे में बता दीजिए, उसका नेम लिख दीजिएगा, कौन सा लेयर चढ़ जाता है। इसका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर कौन में आपने पढ़ा था कि सर एल्युमिनियम डज नॉट कोरोड। क्या मैं बताया था चैप्टर 1 में एल्युमिनियम डज नॉट करोड? आपको याद होगा, जल्दी बताओ क्यों नहीं करोड होता है? यस सर। क्यों नहीं करोड होता है? क्योंकि उससे एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, Al2O3 की लेयर। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बहुत जल्दी और Al2O3 बन जाता है, और Al2O3 का लेयर जो एल्युमिनियम पे चढ़ जाता है उसके कारण उसको निकालना बहुत दिक्कत है, एसिड उसको नहीं निकाल पाता है। तो जब तक नहीं निकाल पाएगा तो नीचे का एल्युमिनियम से रिएक्ट कैसे करेगा, रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी? और आप लोगों को सौरभ बेटा मैंने ये चीज को बहुत अच्छे से बताया था चैप्टर 1 में, आपको देखना है वो वाला लेसन को फिर से वापस जाके, क्योंकि ऐसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एल्युमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, कहीं ना कहीं बहुत कम रिएक्टिव तो नहीं है, एल्युमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, फिर भी हम उसमें खाने का चीज या अचार उचार रखते हैं। क्यों रखते हैं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? कोई भी? एल्युमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, अचार में क्या होता है, एसिड होता है, तो अचार का एसिड से एल्युमिनियम तो रिएक्ट कर सकता है ना भैया, मैं तो बोला कि रिएक्ट कर सकता है, बट एल्युमिनियम क्यों नहीं रिएक्ट करता है? क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर उस पर चढ़ा रहता है, तो एसिड टच ही नहीं कर पाता एल्युमिनियम मेटल को, तो रिएक्शन कहां से? समझे, बहुत सिंपल चीज। और कोई डाउट? हाँ सर ये वाला, ये HNO3 is a strong oxidizing agent। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा फट से, तो हाइड्रोजन जैसे ही रिएक्शन में बनती है तो उसको ऑक्सीजन अटैच करवा देता है, उसके साथ तो वाटर बन जाता है। ओके, तो आपको दिमाग में ये चीज रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लगता है आप लोग पीछे वाले चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हो, पिछले चैप्टर में मैंने इन डेप्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने का जगह मिलता है, तो नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीजन दे देगा, तो हाइड्रोजन को वाटर, बात खत्म। और कुछ एनी मोर डाउट? आई सपोज आगे बढ़े, रीजन पूछा जाएगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, और सब थोड़ा दिमाग लगा लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरों को ऑक्सीजन दे देगा, ऑक्सीजन देगा तो वाटर बन जाएगी H2, गॉट इट? B, reaction with bases। सर पूछो बेटा, बोलो। सर सब पिछले टॉपिक में सर रिएक्शन बिटवीन लेस रिएक्टिव मेटल विद डाइल्यूट एसिड, सर इस पर कंसंट्रेटेड एसिड क्या हो सर उसका रिजल्ट? डाइल्यूट एसिड ऊपर में मैंने पहले ही लिख दिया, वो डाइल्यूट एसिड है, सारे डाइल्यूट एसिड के साथ होगा, ठीक है?
कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन हमें नहीं देखना है। concentrated आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, बोलो ओके फिर से। ठीक है, रिएक्शन विद बेसिस। ओके सर ठीक है ठीक ठीक। कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन कराना ही नहीं है, कराएंगे तो लफड़ा हो जाएगा। इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इतनी हीट निकलेगी कि आपको नुकसान हो सकता है, कंटेनर फट सकता है। रिएक्शन विद बेसिस, ध्यान से, बेस अभी तक मैंने बताया नहीं पर आप सबको वेरी सिंपल में स्टैंडर्ड 8 में पढ़े हो। बेस वो होते हैं जिनमें ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड। तो एसिड प्लस बेस actually gives salt plus water, and this reaction is known as neutralization reaction. Neutralization reaction. What it is known as neutralization reaction. तो आपसे neutralization reaction का definition पूछा जाए तो a reaction in which acid reacts with bases to give salt and water. Okay. चलो बेस देख लेते हैं, दो एग्जांपल दिखाता हूं क्योंकि बेस के बारे में हमें पढ़ना है थोड़ी देर में। कॉपर ऑक्साइड इज बेस, और चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हल्का नॉलेज मैंने बेस के बारे में दिया ही है। तो कॉपर ऑक्साइड इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस। मैं कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवा देता हूं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट CuSO4 H2O कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट इज सॉल्ट और H2O इज वाटर। नाइट्रिक एसिड, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करवा रहा है NaNO3। देखो आपके स्कूल एग्जामिनेशन में जितने भी आएंगे ना वो सिंपल ट्रिक से बन जाएंगे, पर कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होते हैं तो जहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा। गॉट इट? तो ये सब में तो कोई दिमाग चलेगी नहीं। NaNO3 सिंपल है, NaNO3 प्लस H2O, ठीक है। ये सॉल्ट्स हैं और ये वाटर है, कहानी खत्म। बस दो ही रिएक्शन देख लो, बाद में हम लोग एसिड बेस और रिएक्शन देखेंगे। बेस सी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। एसिड्स का रिएक्शन हम कार्बोनेट्स के संग करवाएं, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट लो या मेटल बाइकार्बोनेट लो, सिमिलर रिएक्शन प्लस एसिड gives salt plus water plus carbon dioxide gas। ध्यान से देखना, देखो मैंने इक्वेशन का रूट लिख दिया, दिस इज नोन एज अ सिंटैक्स इक्वेशन। सिंटैक्स इक्वेशन का मतलब होता है एसी का रूल फॉलो होता है नीचे वाले में अक्सर केसेस। ओके, मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एक दिखाता हूं एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगी HCl, ठीक है ना। HCl के साथ रिएक्ट करवा दो, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है ना। H2O पानी से भी कंबाइन हो जाएगा H2O, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जरूरत पड़ती है इसकी, तो H2 यहाँ से निकल जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ से H2O, यदि दो बैठाना तो दो में बैठना, ठीक है। दो हाइड्रोजन H2, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला H2O, फिर क्या बच जाएगा CO2। आइए क्लियर, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला सही है,
No, sir. नो क्या सर, फॉर्मूला होगा बेटा बोलो? नो Yes, CaCO3 CO3 whole whole. twice. मैं बोला ना, जो बच्चा बोल चुके हैं वो दोबारा आंसर नहीं देंगे। चलिए बोलिए कोई और। CA CaHCO3 whole twice. यस, चांस दो बेटा, देखो सबको चांस दो बोलने का, नहीं तो मैं फिर सबका नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगता ना नाम लेने में। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSCO3 होल ट्वाइस प्लस HCl, सिमिलर रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। बैलेंसिंग पार्ट आप कर लेना आपके पास, ठीक है। अंडरस्टूड? किसी को दिक्कत नहीं है समझने में? मेटल बाइकार्बोनेट है HCl के साथ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। वाटर बनेगी, ऑक्सीजन इधर से खींच लेगा, वाटर बन जाएगी H2O, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और उसको देख लेंगे। अंडरस्टूड? आराम से कर लेना, ये 2 HCl हो जाएगी और उधर 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, कर सकते हैं। बट इसमें एक टेक्निकल पॉइंट रखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछे गए हैं, तो थोड़ा मैं आपको बता ही देता हूँ। देखना यहाँ पे बताता हूँ, इधर देखो ध्यान से। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, doesn't react with sulfuric acid, so as lead carbonate doesn't react with HCl और H2SO। ऐसा क्यों होता है? ये स्टेटमेंट को पढ़ लो एक बार जो मैं लिखा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट डज नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं होती, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट डज नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। साथ में लेड कार्बोनेट भी क्या है, वो तो ना ही HCl से रिएक्ट करेगा ना ही सल्फ्यूरिक एसिड। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों होता होगा? एनीबॉडी? एनीबॉडी? नहीं दिमाग चल रहा है? कार्बोनेट है देखो बता रहा, एक्चुअली क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। यही बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनना चाहिए। पर कैल्शियम सल्फेट जो है ना प्रेसिपिटेट होता है, ये एक प्रेसिपिटेट है, ये सॉल्युबल नहीं है, ये सब सॉल्युबल है। कैल्शियम क्लोराइड सब पानी में मिल जाता है, ठीक है ना। जो वाटर है उसमें मिल जाती है, तो वाटर में मिल जाती है तो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। बट कैल्शियम सल्फेट जो है एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है। बेसिकली क्या होता है, देखो रिएक्शन जैसे ही हुआ, ये टेस्ट ट्यूब में मानो तो मानो कैल्शियम सल्फेट बन गया यहाँ, ठीक है ना, वो जम जाता है ऐसे, तो नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड को वो निकलने ही नहीं देता। सॉलिड चीज है तो नीचे में रह जाता, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा ही नहीं पाता। जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है तो रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाता है, रिएक्शन रुक जाता है। अंडरस्टूड? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना पड़ेगा ना, तब ना रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और रिएक्शन आगे बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने ही नहीं देता, ये इनसॉल्युबल सॉलिड है। जो रह जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही नहीं जा पाती है, जब बाहर नहीं जा पाएगा तो उसको निकलने की जगह तो चाहिए नहीं यार, निकल ही नहीं पाता तो आगे रिएक्शन भी नहीं बढ़ पाता है और रिएक्शन रुक जाता है, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता है। तो इसका आंसर ये होगा, द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, दैट डज नॉट अलाउ द प्रोडक्ट्स टू कम आउट। ये सिंपल है, बट इसके बारे में और थोड़ा डेप्थ में सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, क्या होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन इत्यादि बहुत सारी चीज देखने, तो वो छोड़ दो, प्रिंसिपल लगेंगे कुछ कुछ तो वो दिमाग में आए। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है,
इनसॉल्युबल है तो बाकी गैसेस को बाहर नहीं आने देता, तो रिएक्शन रुक जाती है। सिमिलरली लेड क्लोराइड क्या बनेगा, HCl के साथ लेड क्लोराइड बनेगा। लेड क्लोराइड भी इनसॉल्युबल, लेड क्लोराइड भी इनसॉल्युबल होता है, लेड सल्फेट भी इनसॉल्युबल। तो यदि रिएक्शन में, ये ध्यान देना, यदि रिएक्शन में कोई इनसॉल्युबल चीज बन जाती है तो रिएक्शन आगे नहीं चलेगा। गॉट इट? ये दिमाग में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में तो खासकर नहीं पूछेंगे, बट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो सारे चीज जो पानी में मिलते हैं या नहीं मिलते। एक चार्ट दूंगा, आई विल गिव यू अ चार्ट, जहां पे आप देखोगे कि कौन सी चीज पानी में मिलेंगे और कौन सी चीज पानी में नहीं मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, आई सपोज समझ आ गई होगी। आगे बढ़े। कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, बोलो सर वो बेटा, आंसर रिपीट करिए आप सर, थोड़ा सा आंसर रिपीट करिए ना। ये वाला रिपीट आंसर करिए। आंसर सर, उसका आंसर क्यों ऐसा हो रहा है? बेटा क्लास 1 में पढ़ते हो, आंसर बोलूं लिखोगे साथ में। सिंपल सी बात है, द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड because of the formation of an insoluble solid. Reaction does not proceed because of the formation of insoluble solid. बेटा कॉन्सेप्ट पकड़ो, मैं लाइन बोल दूंगा, लाइन लिख दूंगा तो आप रट लोगे, फायदा नहीं देने वाला है, ठीक है ना? तो आपको समझना है कि ये insoluble solid बनी तो वही तो आप अपने शब्द में लिखो। ये आदत बना लो, आप लोग इस लेवल में आ गए हो कि साइंस डजंट मीन कि मग अप थिंग्स। केमिस्ट्री को हम लोग बदनाम करके रखे हैं कि रटने की चीज है, नहीं, दिमाग लगाओ, ठीक है ना? इनसॉल्युबल सॉलिड है तो गैसेस एस्केप ही नहीं, वेरी सिंपल में लिख देना कि एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ व्हिच गैसेस कैन नॉट एस्केप एंड रिएक्शन स्टॉप्स। अंडरस्टूड? एनीबॉडी, एनी डाउट? और कुछ कोई पूछना चाहता है? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो बेटा, आपका आवाज नहीं साफ आ रहा है, ठीक से मोबाइल को मुंह के पास लाके बोलो। सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सर वाटर कौन सा स्टेट में रहता है? बेटा वाटर देखो, एक्चुअली हम लोग नॉर्मली रिएक्शन कर रहे हैं तो लिक्विड ही स्टेट में रहेगी ना, यहाँ पे हम लोग हीट तो नहीं ना कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? अंडरस्टूड? चलो यस सर। और कभी भी जो रिएक्शंस होते हैं उनमें थोड़ा दिमाग लगाना है, इतना टेम्परेचर थोड़ा ही मिल जा रहा है कि वाटर में बाहर चले जाएगा। चलिए, रिएक्शन विद सल्फाइड्स, एसिड का रिएक्शन सल्फाइड के साथ, एसिड प्लस मेटल सल्फाइड प्लस मेटल बाइसल्फाइड gives metal salt plus water plus sulfur dioxide गैस। देखो ध्यान रखना है, मेटल सल्फाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, मेटल कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, मेटल कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल सल्फाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सिंपल में। तो एसिड ले लेता हूं, एक एसिड। चलो, कोई बच्चा मुझे कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला बताओगे? जो बताया नहीं है वो बताएगा कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला, जल्दी। CaSO3। वेरी गुड, CaSO3। कोई बच्चा मुझे सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला बताएगा? NaHSO3। वेरी गुड, NaHSO3। रिएक्शन बहुत सिंपल होगा, कैल्शियम इसके साथ जुड़ा, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑब्वियसली बनाएगा वाटर, तो
वाटर और रिमेनिंग SO2 बाहर। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, ये दो होगी, ठीक है ना। कैल्शियम क्लोरीन के साथ कंबाइन किया, क्लोराइड आयन के साथ कैल्शियम और क्लोराइड के कॉम्बिनेशन CaCl2 ही होगी। कैल्शियम की वैलेंस 2 होगी, इसलिए 2 लगेगा। तो ये भी आपको 2 मॉलिक्यूल जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो कैल्शियम और क्लोराइड की कहानी खत्म है, CaCl2 बन। अब H2, 2H2, 2H और एक ऑक्सीजन, वाटर बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर चली गई। यहाँ पे भी Na क्या बनेगा, NaCl प्लस एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O। एक ऑक्सीजन निकल गया तो बचा SO2। समझे बात को। तो सल्फाइड्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं इनके साथ मेटल सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। ओके, आई सपोज याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन विद सल्फाइड्स, ठीक है। देखो शॉर्ट में बता दे रहा हूं, आराम से समझ जाओगे। मानो FeS फेरस सल्फाइड और जिंक सल्फाइड लिया हूं मैं, इसको एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा, ठीक है। देखो मानो मैं यहाँ पे ये लेता हूँ H2SO4, दो डिफरेंट एसिड के साथ दिखा देता हूँ। FeSO4, ठीक है, FeSO4 और H2S गैस मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। रोटेन एक गैस स्मेल होता है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का रोटेन एक स्मेल, H2S गैस। जिंक सल्फाइड प्लस HCl, ZnCl से तो काम नहीं चलेगा, ZnCl2 चाहिए, तो ZnCl2, तो 2H H2 और एक H प्लस। ओके, आई सपोज वेरी आइडिया इज क्लियर। द रिएक्शन विद सल्फाइड, मेटल सल्फाइड के साथ एसिड का रिएक्शन होता है तो लिबरेट्स H2S गैस, ठीक है ना। H2S गैस लिबरेट होती है। बहुत सिंपल इक्वेशंस हैं, प्रैक्टिस करनी है। देखिए हम लोगों ने कार्बोनेट्स का रिएक्शन देख लिया, हम लोगों ने सल्फाइड्स का रिएक्शन देख लिया, हम लोगों ने सल्फाइड का रिएक्शन देख लिया। अब क्लोराइड जो है ना वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल क्लोराइड्स do not react with dilute acid। अभी तक जितना कहानी रच रहे थे सारे डाइल्यूट एसिड के साथ। मेटल क्लोराइड do not react with dilute acid, ठीक है ना। डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल क्लोराइड की रिएक्शन नहीं हो, ठीक है ना, रिएक्शन नहीं हो, अंडरस्टूड। वहीं आप यदि चाहो तो मेटल क्लोराइड को आप NaCl जैसे कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करवा सकते, और वो भी कंसंट्रेटेड एसिड के साथ आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, वार्म करना पड़ता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको हीट करनी पड़ेगी इस रिएक्शन में, तभी रिएक्शन बढ़ेगा। जैसे इस रिएक्शन को मैं टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस रखूंगा, यदि इस रिएक्शन में मैं टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस रखता हूँ तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो पाती, H2SO4 के सारे हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस होंगे, NaHSO4 और H छूट जाता है, ठीक है। NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन के बाहर निकल जाता है, HCl गैस बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। इट एस्केप्स आउट। कंसंट्रेटेड एसिड है मतलब पानी की मात्रा वैसे भी बहुत कम होती है यहाँ, अंडरस्टूड। तो HCl गैस बन के निकल जाता है। और वहीं आप
यदि आप टेम्परेचर को अबॉव 200 डिग्री सेल्सियस करते हो, 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस टेम्परेचर को रखते हो, तो क्या होगा, पूरा हाइड्रोजन निकाल देगा, जितना हाइड्रोजन है सब बाहर हो जाएगा। तो Na फिर SO4 के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मार, तो Na2SO4 सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो Na की वैलेंसी 1, तो Na2SO4 तो मालूम है Na1 सल्फेट 2, तो 2 इधर गया 1 इधर आया, तो Na2SO4, ठीक है, बना Na2SO4 और HCl गैस। तो ये दो रिएक्शन को दिमाग में रख सकते हो क्योंकि बहुत फेमस इक्वेशन है, आपको जानना चाहिए, काफी आपको मिलेगी, सीनियर क्लासेस में जाने के बाद भी मिलेगी, अभी भी ओलंपियाड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सोडियम क्लोराइड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, तो कहानी भी समझा दी है कि पूरी रिप्लेसमेंट नहीं हो पाती हाइड्रोजन की, NaHCl, यहाँ पे पूरी तरह रिप्लेस हो जाता है सोडियम सल्फेट। एंड वन मोर सर यहाँ पे H2Cl क्यों नहीं हुआ? क्या बोल रहे हो बेटा? H2Cl दो हाइड्रोजन का आइटम। HCl कभी रिएक्शन होता है, HCl ना होता है, सिंगल बॉन्ड होता है HCl का बेटा, ठीक है। H का एक रिक्वायरमेंट होता है ना, तो एक ही साथ कंबाइन करें तो रहने दो, कोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पड़ेंगे, H2Cl कभी नहीं होता है, HCl होता है। तो रिएक्शन आपको बैलेंस करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, ये 2 HCl होगा और यहाँ पे भी आपको 2 जरूरत होगी, वैसे ना बैलेंस होगा, 2 Na सल्फेट बैलेंस H2, 2H और 2Cl, तो H2Cl नहीं बनेगा कभी भी, उसकी स्टोइचियोमेट्री ऐसी है कि HCl, H का क्या है +1, Cl -1, मतलब वैसे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो, उसमें दिमाग मत लगाओ, रहने दो, मैं बताऊंगा मेटल नॉन मेटल क्या है। मेटल बस इतना ही रिएक्शन है, तो नाइट्रेट्स की रिएक्शन में मत जाओ क्योंकि नाइट्रेट्स की रिएक्शन आपके लिए काफी टफ पड़ जाएगा। तो क्लोराइड तक बता रहा हूं और केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं रोक देता हूं क्योंकि एसिड के और ज्यादा HCl गैस सर लिबरेट होता है सर। हाँ लिबरेट होता है, क्यों लिबरेट होता है? क्योंकि पानी का मात्रा वैसे भी कम है, नहीं तो वो समझ लो कि एसिड बन सकता था, बट इतने और टेम्परेचर भी हम लोग दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या है, HCl गैस एस्केप हो जाता है, HCl एसिड नहीं बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एस्केप होता है, ठीक है। रीजन है कि पानी की मात्रा वैसे भी कम है, कंसंट्रेटेड एसिड है और टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं एस्केप। सो बेटा तो आज के लिए फिलहाल तो इतना ही है, पर